नमस्कार जी हाँ, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं हेमंत कहीं। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं कमोडिटी बाजार किस तरह से ओपन हो गए। एक मिनट बचे हैं कमोडिटी बाजार खुलने के लिए, लेकिन डॉलर में आप देखिए वहां पर जो बढ़त आई है उससे सोने में पिछले हफ्ते की तेजी धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। कॉमर्स पर इसका दाम करीब $1130 के पार चला गया है। एक दिन के कारोबार में इसमें करीब $8 की गिरावट देखी जा चुकी है। और दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ETF जी हाँ SPDR गोल्ड की होल्डिंग में करीब 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और ये 675 टन के नीचे अब आ गई है। वहीं चांदी में भी सुस्ती के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेड हो रहा है। देखना होगा घरेलू बाजार में किस तरह से सोना और चांदी ओपन होता है। लेकिन इसी बीच कच्चे तेल में आज गिरावट देखने को मिल रही है। आज जारी होने वाले API की इन्वेंट्री रिपोर्ट से पहले NYMEX पर क्रूड का दाम करीब 1% गिरकर $46 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा और ब्रेंट में भी करीब 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दुनिया भर में भंडार बढ़ने से LME पर कॉपर का दाम पिछले 2 हफ्तों के निचले स्तर पर आ गया है। अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोयाबीन में भी गिरावट बढ़ गई है। चलिए बाजार खुलते हुए और आप देखिए क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है। 0.5% की कमजोरी के साथ MCX पर कच्चा तेल खुलता हुआ ₹14 की नरमी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा सिल्वर पर नजर डालिए जहां चांदी करीब ₹100 की मंदी के साथ इसने दिन की शुरुआत करी है। 36,000 के आसपास ये ट्रेड करती हुई। सोने पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे वहां पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ खास बदलाव शुरुआती कुछ ट्रेड्स में देखा नहीं जा रहा है। देखिए आप बिल्कुल सुस्ती के साथ ओपन हुआ है। ₹25 की गिरावट देखने को मिल रही है या फिर फ्लैट कहिए ओपनिंग हुई है आज सोने की, लेकिन चांदी में ₹100 की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपर पर नजर डालते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे 0.5% की कमजोरी के साथ ओपनिंग हुई है। ₹1.70 कमजोरी के साथ इसने दिन की शुरुआत कर दी है और ₹2.5 की कमजोरी निकल में देखने को मिल रही है। MCX पर निकल भी 1.4% से ज्यादा की कमजोरी दिखा रहा है। ज्यादातर बेस मेटल्स आप देखिए गिरावट के साथ आज जो खुले हैं, एल्यूमिनियम हो या फिर लेड हो, आधे 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। जिंक में करीब 1% की गिरावट। चलिए एग्री कमोडिटीज का रुख करते हैं। सोयाबीन पर नजर डालिए। NCDX पर फ्लैट ओपन हुआ है। 3225 का भाव आपको दिखेगा। सोया ऑयल में भी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई है। कुछ ज्यादा ट्रेड यहाँ पर अभी नहीं हो रहे हैं। हालांकि मस्टर्ड सीड NCDX में आप देखिए ₹3 की मामूली सी बढ़त है। ये भी फ्लैट ही कहेंगे लेकिन पॉजिटिव बायसेंस के साथ ये खुला है। कोरिएंडर में भी हरे निशान के साथ ओपनिंग होती हुई आज आपको नजर आई है। चलिए कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ Steven.com के दीपेन शाह जुड़ चुके हैं। दीपेन, सबसे पहले सोने और चांदी पर आपकी राय लेना चाहूंगा। फ्लैट खुले हैं बस सोने और चांदी, ये बताइए आज के लिए क्या दायरा देख रहे हैं आप और कैसे ट्रेड करेंगे इसे? देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहा है, कारोबार रहा है। लेकिन अगर आप सिल्वर की बात करेंगे स्पेशली तो ऐसा लग रहा है कि 35,800 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर जो बाइंग करना चाहते हैं, आई थिंक सिल्वर एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है गोल्ड के विपरीत। तो बायर्स डेफिनेटली 35,800 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 35,400 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ऊपर में आपको 36,800 के टारगेट अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में देखने मिल सकते हैं। और क्रूड में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। आज यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करेंगे? नेचुरल गैस पर भी अपनी राय दें। क्या दायरा देखने को मिल सकता है और कोई ट्रेड यहाँ पर बनता है क्या? देखिए, अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है MCX की तरफ से, बिकॉज सितंबर कॉन्ट्रैक्ट कल एक्सपायर हो चुका था, तो उसी की वजह से अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में हम थोड़ी बैलेंसिंग देख रहे हैं। आई थिंक 3020, 3010 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा फिर से मार्केट में। तो आप वहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 20 and 50 एंड अ टारगेट 3150, 3200 के आसपास मिल सकते हैं। तो अंडरलाइन टोन थोड़ा क्रूड में पॉजिटिव ही रहेगा। नेचुरल गैस की बात करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है इस समय प्रेडिक्ट करना, बिकॉज सीजन के शुरुआत में हम एंटर करने वाले हैं विंटर सीजन के। और अगर आप देखेंगे तो 170, 180 के जो रेंजेस थे वो भी ब्रेक हो चुके हैं। आई थिंक नेचुरल गैस का आज के दिन के लिए वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी चाहिए, देखना होगा। अंडरलाइन टोन डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिव की तरफ ही होगा, फिर भी थोड़ा वेट करके बाइंग करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और हमने देखा है आज बेस मेटल्स की थोड़ी नरमी के साथ शुरुआत हुई है, इसकी वजह क्या है और बेस मेटल के किंग जाने वाले कॉपर को किस तरह से ट्रेड करेंगे? 2 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास ये इस समय टिका हुआ है।
कॉपर की बात करेंगे तो अगेन आपने देखा होगा पिछले हफ्ते जो भी बेस मेटल्स में हमने गिरावट देखी उसमें कॉपर की गिरावट सबसे कम थी। ये क्लियरली दर्शाता है कि कॉपर में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में। एंड सेकंड के 325 326 जो रेंजेस है वो कॉपर के मल्टी ईयर सपोर्ट्स है, तो जब तक वो ब्रेक नहीं होते तब तक बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति होगी कॉपर में। यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, 345 344 के आसपास मार्केट जा सकता है, तो वहां पे आप बाइंग करने की चेष्टा करें तो ज्यादा बेटर। और एग्री कमोडिटीज में कौन सी कमोडिटीज आज आप ट्रेड करके पैसा बनाना चाहेंगे? देखिए सबसे आइडियल कमोडिटी मेंथा ऑयल होगी। अगर आपको बाउंस बैक मिलती है 940 943 के आसपास तो वहां पे आप सेलिंग करके चल सकते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। और एक सेकंड कमोडिटी टर्मरिक होगी। मसालों में हमने देखा कि काफी अच्छे रिबाउंड का सेशन चालू हुआ है, तो आई थिंक टर्मरिक अगर आपको डिप्स में मिलती है 7400 के आसपास तो वहां पे आप बाइंग करके चल। और हाजिर में सोयाबीन की आवक बढ़ रही है, क्या लगता है भाव कहां तक पहुंच सकता है सोयाबीन का? देखिए एक्सपेक्टेड था हाजिर मार्केट में, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी अच्छा क्रॉप है, तो आई थिंक प्राइसेस मोर और लेस रेंज बाउंड रहेंगे। नीचे की तरफ आप 3150 3100 के प्राइसेस देखेंगे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और वहां पे प्राइसेस थोड़े स्टेबल हो जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया दीपेन आज समय निकालने के लिए और इन कमोडिटीज पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। बाजार पर नजर रखिए। जी हाँ, इक्विटी मार्केट 60.2 सेंसेक्स है, 13 अंक की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। 8000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी पर नजर रखिए। जी हाँ, ये हरे निशान से लाल निशान में खिसकता हुआ, तो ये वो पॉकेट है जिसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल यही पॉकेट से बाजार में एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही थी, तो क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है बाजार में अब थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद सौदा आपका हाजिर करेंगे। जी हाँ, दिल्ली स्पेशल है। आज हमारे साथ प्रियंका जुड़ेंगी जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, उनके साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ेंगे मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। दिल्ली दिल वालों की है। एक वक्त था जब इसे बाबुओं का शहर कहा जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। ये देश की राजधानी होने के साथ उद्योगों का भी एक बड़ा सेंटर बन गया है। यहाँ के लोग अब बैंकों के एफडी और जमीन में ही पैसा नहीं लगाते, शेयर में भी निवेश और ट्रेडिंग में इनके लिए अच्छा विकल्प बन रहा है। तो आज इन्हीं दिल वालों के लिए हम लेकर आए हैं सौदा आपका दिल्ली स्पेशल। दिल्ली एनसीआर आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा शहरी इलाका है। इसके विकास में 4 राज्यों की सरकारों का योगदान है, मगर बावजूद इसके यहाँ औद्योगिक हलचल कुछ कम है। अलबत्ता ये उद्योगों की पसंदीदा लिस्ट में फिसलता हुआ दिख रहा है। हरियाणा का मानसर बेल्ट एक वक्त देश का सबसे बड़ा ऑटो हब था, मगर अब ज्यादातर ऑटो कंपनियां गुजरात या तमिलनाडु का रुख कर रही हैं। स्टार्टअप के मामले में दिल्ली एनसीआर बंगलुरु जैसे शहरों से पीछे छूटता दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या किया जा सकता है दिल्ली एनसीआर को पूरे डेवलपमेंट के मैप में ऊपर लाने के लिए? मेरे साथ जुड़ रहे हैं गुड़गांव स्थित मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव। गुड मॉर्निंग भार्गव जी, शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। हम फोकस कर रहे हैं दिल्ली और इसके एनसीआर के इलाके पर। जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं पूछना चाहती हूँ, पहला सवाल, आपने जब गुड़गांव में सेटअप किया होगा तब कुछ चंद कंपनियों में आपका नाम रहा होगा, लेकिन तब से लेकर अब तक भी दिल्ली औद्योगिकरण के पटरी पर कितनी आगे बढ़ पाई आपको लग रही है? कहीं पीछे छूट रही है दिल्ली? देखिए, जब हमने शुरू किया था उस वक्त तो गुड़गांव में कोई इंडस्ट्री का नाम निशानी नहीं था। गुड़गांव एक छोटा सा गांव था, और पिछले 30-35 साल में जितने समय में मारुति वहां रही है, गुड़गांव की शक्ल बिल्कुल बदल गई है। दिल्ली जो खास दिल्ली स्टेट है उसमें तो इंडस्ट्रीज का लगाने का कोई खास स्कोप ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सारी आबादी हो गई है, और जहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा होती है वहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाना असंभव होता है। और पॉलिसी भी यही है कि जो इंडस्ट्रीज आए वो एनसीआर एरिया में आए, दिल्ली के बाहर आए,
बहरहाल दिल्ली स्टेट के अंदर बहुत कम गुंजाइश है इंडस्ट्री की। एब्सोल्युटली सर, लेकिन ये जो दिल्ली एनसीआर है ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है पूरी इकोनॉमी को, और एनसीआर के इलाके में इंडस्ट्रीज आना चाहते हैं क्योंकि एक लेबर अनरेस्ट की भी समस्या है जो आप लोग झेल रहे हैं और आपके जैसे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े इकाइयों को झेलना पड़ता है, तो दिल्ली उनकी पसंदीदा डेस्टिनेशन है या आप प्रेफर करेंगे गुजरात जाना या साउथ जाना? में हम लोगों ने सारी इंडस्ट्री अपनी एनसीआर एरिया में ही लगाई है और हमें कोई शिकायत नहीं है इस एरिया में काम करने के मामले में। हर एक चीज से यहाँ सहूलतें मिली हैं और काम हमारा काफी अच्छी तरह चला है यहाँ पर। और वो जो हमारे कंपनी के परफॉर्मेंस हैं, रिजल्ट्स हैं, मार्केट शेयर है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो दिखाता है कि मारुति ने एनसीआर में इंडस्ट्री लगा के इस इलाके में अच्छा काम कर पाए हैं, कोई रुकावट नहीं आई है। और भी काफी यहाँ कंपनीज लग गई हैं जिससे काफी तरक्की करी है। आप मदरसन को देखें, सुब्रॉस को देखें, होंडा यहाँ गाड़ी बना रही है, हीरो होंडा ने यहाँ पर काम किया था, अब अलग अलग हो गए हैं, हीरो चल रही है। तो ये बड़ी सफल इंडस्ट्रीज हैं। तो ये कहना कि यहाँ पर लोग इंडस्ट्री लगाने में हिचकिचाते हैं या यहाँ पर नतीजे अच्छे नहीं निकलते हैं, मैं समझता हूँ वो सही बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने की गुंजाइश अच्छी है, यहाँ पर क्लाइमेट भी अच्छा है। हालांकि वर्ल्ड बैंक स्टडी के मुताबिक गुजरात इस वक्त नंबर 1 है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो हमारा इलाका है गुड़गांव का, नोएडा का, इसमें कोई ऐसी वजह है कि इंडस्ट्री ना लगे। बिल्कुल, तो चलिए आप थम्स अप दे रहे हैं एनसीआर के इलाके को, तो ये एक अच्छी बात है कि आरसी भार्गव का कहना है कि गुजरात भले ही नंबर 1 हो लेकिन दिल्ली एनसीआर ज्यादा पीछे नहीं है। भार्गव जी, अब कुछ आपके सेक्टर स्पेसिफिक में बात करना चाहूंगी। फेस्टिवल सीजन को किस तरह से मारुति देख रही है? देखिए, हर एक साल पूरा ऑटो सेक्टर और बाकी जो कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर है वो भी उम्मीद करता है कि फेस्टिवल सीजन में काफी अच्छी बिक्री होगी। और अभी मैं कोई सर्वे पढ़ रहा था, वो भी ये कह रही है कि इस साल दिवाली के दौरान और पूरे 2-3 महीने के अंदर अब किसे कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है पिछले साल के मुकाबले में करीब 3 गुनी हो जाएगी। तो हमें बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं इस सीजन से और हम ये चाहते हैं कि फेस्टिवल सीजन में जो पहले एक परंपरा चली आ रही थी कि फेस्टिवल सीजन में सब लोग निकल के अपने पैसे खर्च करते हैं, चीजें खरीदते हैं, तो हमें उम्मीद है कि कार की बिक्री में भी यही एक किस्म का ग्रोथ आएगी फेस्टिवल सीजन में। और अभी तक जो इंडस्ट्री में एक किस्म का मंदापन चला आ रहा है वो बदल जाएगा और इस 2-3 महीने में कम से कम तेजी से बिक्रियां होंगी। सर, लेकिन साथ ही में जो मॉनसून वो काफी वीक रहा, तो एक तरह से रूरल डिमांड को लेकर ऑटो सेक्टर की चिंता बरकरार है। वैसे ही आपको क्या लग रहा है, अर्बन डिमांड में आप पिकअप देखने वाले हैं आने वाले समय में? ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट आपको कैसी दिख रही है अभी? देखिए, जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ जाती है। ये सही आप कह रही हैं कि मॉनसून इस वक्त कुछ कमजोर रहा है इस साल, बट हाल की जो बारिश हुई है उससे कुछ सिचुएशन बेटर हो गई है। बट मॉनसून का इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है कार की मार्केट में, क्योंकि रूरल जो डिमांड है, जो रूरल सेल्स होती हैं, वो मारुति का मार्केट शेयर तो उसमें जरूर 33% है कि हमारी 33% सेल रूरल एरिया से आती है। बट अगर पूरी इंडस्ट्री को देखेंगे तो मेरे ख्याल से रूरल सेल्स जो हैं 22-23% से ज्यादा नहीं होगी। तो असली जो डिमांड ग्रोथ है और जो डिमांड कार की बिक्री जहां होती है वो अर्बन एरियाज हैं। और इस फेस्टिवल सीजन में हर एक कार मेकर यही समझता है कि जो डिमांड है वो बढ़ेगी, अर्बन एरिया में भी बढ़ेगी, रूरल एरिया में भी बढ़ेगी। हालांकि मॉनसून कमजोर है, उससे ये नहीं नतीजा निकलता है कि डिमांड होगी नहीं।
आपके पैसेंजर व्हीकल ने काफी धूम मचाई है अभी तक। सिलेरियो, सियाज, ऑल्टो K10 सभी काफी हिट रही हैं। इस सेगमेंट में आप किस तरह की हलचल देख रहे हैं और क्या उम्मीद रखते हैं? कुछ नए लॉन्चेस? देखिए, नए लॉन्चेस तो होते रहते हैं और जैसे अभी कहा गया था वहां पर फ्रैंकफर्ट ऑटो शो में सुजुकी के प्रेसिडेंट ने कहा था कि वहां पर जो उनने गाड़ी लॉन्च करी है बेलिनो करके, जो एक कॉम्पैक्ट, सुपर कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ व्हीकल है, उसका लॉन्च इंडिया में बहुत जल्दी होने वाला है। तो उसका लॉन्च तो इस फेस्टिवल सीजन के दौरान ही हो जाएगा। और ये पैसेंजर कार्स की डिमांड, जैसे मैंने कहा, हमारा पूरा साल का अंदाजा है कि डबल डिजिट्स में ग्रोथ रहेगी। अभी तक भी डबल डिजिट्स में, होलसेल ग्रोथ डबल डिजिट्स में है, हालांकि रिटेल सेल अभी डबल डिजिट्स में नहीं है। बट मैं समझता हूं कि और उम्मीद करता हूं कि ये फेस्टिवल सीजन में रिटेल सेल्स भी अब डबल डिजिट्स में आ जाएंगी। ओके, सो फेस्टिवल सीजन पर रहेगी नजर। लेकिन साथ ही में भार्गव सर, एसयूवी सेगमेंट की आपकी एस-क्रॉस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कुछ फिगर्स आप शेयर कर सकते हैं किस तरह से लोगों को एसयूवी भा रही है मारुति की? देखिए, मुझ पे तो लेटेस्ट एसयूवी के फिगर्स हैं नहीं, और बस इतना ही जो आपने कहा उतना ही मैं कह सकता हूं कि जो एसयूवी की सेल हो रही है, एस-क्रॉस की सेल हो रही है, और जो नेक्सा चैनल का जनरली कस्टमर्स में उसका जो रिएक्शन हुआ है वो सब बहुत फेवरेबल है। एक्चुअल नंबर्स जो है वो मुझ पे इस वक्त है नहीं। ओके, लेकिन आप लोगों से पता चल रहा है कि आप एक सिंगल वेंडर कंसंट्रेशन जो है वो कम करना चाहते हैं। इसके पीछे कोई खास वजह? देखिए, सिंगल वेंडर की पॉलिसी तो हमारी बहुत पहले से फर्क हो चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक वेंडर पे सारा अपना डिमांड प्लेस करना देखा गया है कि उसमें रिस्क फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो अनसर्टेनिटी के फैक्टर्स हैं हिंदुस्तान में बिजनेस का, वो काफी ज्यादा हैं। कभी पावर की प्रॉब्लम आ सकती है, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ जाती है, कभी लेबर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए पॉलिसी मारुति की यही रही है कि जहां पर भी वॉल्यूम जो है वो करीब 1 लाख या उससे ज्यादा गाड़ी की वॉल्यूम है, उसमें हमको 2 वेंडर कम से कम होने चाहिए, ताकि जो रिस्क है वो एक स्प्रेड आउट हो जाए, और उस लिहाज से स्प्रेड आउट होने से रिस्क एक वेंडर पे डिपेंड करने का मिटिगेट हो जाए। अभी तक का जो साल रहा है वो ठीक ठाक रहा है। आप खुद बोल रहे थे होलसेल नंबर्स आप अच्छे देख रहे हैं, रिटेल का इंतजार है। ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है? फाइनेंशियल ईयर 2016 किस तरह से पैन आउट होते हुए दिख रहा है? ऑटो इंडस्ट्री को किस चीज की जरूरत है सरकार से, अगर आप कहें कि इसको एक तेज रफ्तार पकड़नी है तो? देखिए, जहां तक मारुति का सवाल है, हमारा शुरू में जो अंदाजा था वो ये था कि 15-16 में डबल डिजिट्स में ग्रोथ होगी, और अभी भी हम उसी टारगेट पे बरकरार हैं कि डबल डिजिट्स में ग्रोथ रहेगी इस साल की। इंडस्ट्री का जो अंदाजा है वो करीब 6-7% ग्रोथ का है, और वो भी इस वक्त उसी हिसाब से चल रही है। तो मैं समझता हूं कि अब ये जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं और ये फेस्टिवल सीजन है, इन सब के वजह से ये जो ग्रोथ के टारगेट्स इंडस्ट्रीज ने फिक्स किए थे, मारुति ने भी और ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए सायम ने भी, वो लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। ये जरूर है कि गवर्नमेंट से हमको उम्मीद थी कि इस साल के आखिर तक जीएसटी का यहां पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, और सबको इस चीज का बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि पॉलिटिकल कारणों के वजह से ये जीएसटी नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। और इसका तो मैं समझता हूं कोई इंडस्ट्री में दो राय वाला आपको व्यक्ति मिलेगा नहीं जो इस पर डिसअपॉइंटमेंट नहीं व्यक्त करेगा। और जहां तक बाकी चीजें हैं, मैं समझता हूं कि हमको सबसे ज्यादा जरूरत यही है कि इकोनॉमी में और कुछ रफ्तार बढ़े, और जो चीजें होने वाली हैं जैसे कि
ओरॉप का इम्प्लीमेंटेशन, पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन और बैंक्स का इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन, अगर ये चीजें हो जाएंगी अगले कुछ चंद महीनों में तो इससे जरूर डिमांड पे असर पड़ेगा। जी, और भार्गव जी, आपने ये तो बता दिया कि फेस्टिवल सीजन हम बलिनो आपके यहाँ से देखते हैं कि रोल आउट हो सकती है कंज्यूमर्स के लिए, लेकिन एक आखिरी सवाल, फेस्टिवल सीजन इतना अहम है तो कंज्यूमर के लिए डिस्काउंट भी तो ऑफर करेगी ना मारुति, या नहीं सर? देखिए, डिस्काउंट जो है वो मार्केट डिटरमिन करता है। जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम होती है तो डिस्काउंट बढ़ जाते हैं, और जिस समय मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई मैच करती है, कम हो जाती है, तो डिस्काउंट बंद हो जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाना कि किस वक्त कितने डिस्काउंट्स रहेंगे ये कोई मुमकिन बात नहीं है, क्योंकि ये समय समय पर मार्केट के अनुसार डिस्काउंट्स मार्केट में रहते हैं। टोटली अ मार्केट ड्रिवन फिनोमिना। तो आगे चल के क्या होगा डिस्काउंट में, किस गाड़ी में कितना डिस्काउंट रहेगा, ये समय ही बताएगा मार्केट के अनुसार। जी, शुक्रिया मिस्टर भार्गव हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिस्काउंट पर तो आप टाइट लिप्ड हैं, लेकिन हाँ, नई कारें फेस्टिवल सीजन में मारुति की तरफ से जरूर आते हुए हम देखेंगे। फेस्टिवल सीजन का इंतजार मारुति को भी है, जब उम्मीद है कि शायद इस तरफ गाड़ी बढ़ेगी कि डबल डिजिट ग्रोथ का सपना पूरा होगा इस साल। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सौदा आपका दिल्ली स्पेशल में हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली के हमारे दर्शक, पूछेंगे शहरों से जुड़े अपने सवाल। दिल्ली के दिल्ली वालों के साथ आज हम जुड़ रहे हैं सौदा आपका दिल्ली स्पेशल के साथ, और एक नजर बाजारों पर डाल देते हैं। बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशंस बाजार में दिख रहे हैं। सेंसेक्स करीब 60 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 14 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप 58 अंकों की बढ़त के साथ है, लेकिन एक सेक्टर जो चिंता में डाल सकता है वो है बैंक निफ्टी, क्योंकि सुबह ये हरे निशान में खुले थे और वापस हम इसमें दबाव को बढ़ते हुए देख रहे हैं और ये लाल निशान में स्लिप करते हुए दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर एक नजर डालें तो 872 शेयर्स हैं जो बढ़ रहे हैं और इसके मुकाबले 448 शेयर हैं जो अभी पिट रहे हैं, लेकिन ग्लोबल क्यूज अच्छे रहे। इस वजह से हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी आज दोनों ही हरे निशान में खुलने में कामयाब साबित हुए। तो कुछ निफ्टी के टॉप गेनर्स पर एक नजर डाल लेते हैं कि कहां से आज बाजार को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस, जिसके जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से अब जीएसटी का जो बैक एंड टेक्नोलॉजी का काम है वो इन्फोसिस करेगी, और इन्फोसिस में आज हम सुबह से ही बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। और इन्फोसिस के अलावा अगर बात की जाए तो विप्रो भी आज बढ़त के साथ कारोबार कर रही है। एमएनएम में भी आज हम बढ़त जरूर देख रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल जी और इनॉक वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा। हमारे दोनों ही गेस्ट आज दिल्ली के हैं क्योंकि ये है दिल्ली स्पेशल। लेकिन राकेश जी, दिल्ली स्पेशल तो है, पर क्या कहेंगे आप सभी के लिए, निफ्टी को लेकर चिंता करनी चाहिए? एक्सपायरी कहां होते हुए देख रहे हैं? आज देखिए निफ्टी में हम बहुत मामूली बढ़त देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल भी एक्सपायरी को लेकर निफ्टी में चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से रुझान है, मुझे लगता है निफ्टी की एक्सपायरी 8050 के ऊपर होने का पोटेंशियल है। जिस तरीके से भी आपने मेंशन करा कि आईटी स्टॉक्स एक रैली ले रहे हैं, आईटी एक मार्केट को लीड कर सकता है। दूसरा जो सबसे वीकेस्ट सेक्टर रहा है अब तक, अंडर परफॉर्मर रहा है, वो रियल एस्टेट रहा है, वो उसमें भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो अगर रियलिटी में स्ट्रेंथ है तो निफ्टी कहां गिरेगा। एंड तीसरा जो बैंक निफ्टी है वो एज कंपेयर टू निफ्टी काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, रियलिटी, इन सब में एक अच्छी स्ट्रेंथ है और एक अच्छी रैली यहां से देखने को मिल सकती है। और एक्सपायरी की बात करें तो 8050 के लेवल्स के अराउंड मुझे लगता है एक्सपायरी होगी निफ्टी। चलिए, तो बहुत कॉन्फिडेंट है राकेश जी की चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे साथ विजय चोपड़ा भी हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सर। विजय सर, आपसे पहला सवाल, दिल्ली में और दिल्ली वालों में आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट देखते हैं? किस तरह का पैटर्न है दिल्ली वालों को? क्या उन्हें सेंसेक्स और निफ्टी पसंद आता है या म्यूचुअल फंड के जरिए, ईएलएसएस के जरिए बाजार में आना पसंद करते हैं? देखिए, मैं ओवरऑल एक सिनेरियो की बात करूंगा। जो पहले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो कहीं ना कहीं गोल्ड में थी, प्रॉपर्टी में थी, कैपिटल मार्केट्स में थी, म्यूचुअल फंड्स में थी। जो हम देख रहे हैं कि गोल्ड इज लूजिंग इट्स शीन समवेयर। प्रॉपर्टी मार्केट्स अगेन, पीपल आर गेटिंग स्टक
तो वो प्रॉपर्टीज में भी फंस रहे हैं। मोरोवर अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखें, मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड के द्वारा कैपिटल मार्केट्स में लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द कैपिटल मार्केट्स ऑलवेज गेट्स बेटर बेनिफिट्स फॉर द इन्वेस्टर्स इन द लॉन्ग रन। और ऐसे ना जाने कितने इन्वेस्टर्स हैं मैंने अपने करियर में देखे जिन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है बिकॉज दे वर जस्ट इन्वेस्टेड इन गुड स्टॉक्स। आई नो पीपल हु have the original allotment of stocks like HUL, stocks like Reliance, stocks like Wipro, and they have made millions out of it. तो मेरा यही मानना है कि अच्छी क्वालिटी पिक्स अगर आपकी हैं और अगर आप डायरेक्ट कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से इन अ लॉन्गर टर्म आप पैसा बना के निकलेंगे। उसका जो रिटर्न होगा मच बेटर देन FDs, मच बेटर देन गोल्ड, एंड probably much better than property in today's scenario, because अभी प्रॉपर्टीज उठती हुई दिखती नहीं है। तो मुझे लगता है कि एज एन एसेट क्लास नो डाउट कैपिटल मार्केट्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं दिल्ली वालों को यही मोटिवेट भी करना चाहूंगा कि वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन शुरू करें। म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा तरीका है, बट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन अगेन इन क्वालिटी स्टॉक्स इज अ वेरी गुड आइडिया। और उसके लिए 2 गुरु मंत्र है कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक लीजिए, लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। और क्या हो सकते हैं क्वालिटी स्टॉक्स, यही बताएंगे मेरे दोनों एक्सपर्ट। आपको देखते रहिए, हम अभी वापस आ रहे हैं सौदा आपका में आपके ढेरों सवाल लेकर, जिसका जवाब देंगे राकेश बंसल और विजय चोपड़ा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका दिल्ली स्पेशल। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर नजर। अच्छे ग्लोबल संकेतों के बाद बढ़त पर बाजार, सेंसेक्स करीब 0.25% ऊपर, निफ्टी 8000 के करीब, मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत। 29 सितंबर की पॉलिसी से पहले आज शाम 5 बजे वित्त मंत्री से मिलेंगे रघुराम राजन। ब्याज दरों में कटौती पर हो सकती है चर्चा। जो यूरोप और अमेरिका में जो परिस्थितियां हैं और जो भारत में परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं और इसलिए हम लोगों का इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट भी बिल्कुल अलग है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने यूरोप के देशों से ब्याज दरों की तुलना करने को ठहराया गलत। कहा दोनों देशों के हालात एक दूसरे से अलग। और कोयला घोटाले में हिंडाल्को की बढ़ी मुश्किल, कंपनी के खिलाफ सीबीआई को मिले रिश्वत देने की शुरुआती सबूत, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को। CNBC आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं, आपके चेहरे की रौनक है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी मुहिम का हिस्सा है इंडियन ट्रेडिंग लीग और इसमें कड़ा मुकाबला चल रहा है। अपडेट के लिए सीधा चलते हैं सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास। आईटीएल में सिर्फ कड़ा मुकाबला ही नहीं चल रहा, जोरदार कमाई भी हो रही है और तमाम सारे जो सेगमेंट्स के ट्रेडर्स हैं वो मोटा का मुनाफा कमा रहे हैं, काफी पैसा बना रहे हैं। नजर डालते हैं कौन इस रेस में सबसे आगे चल रहा। तो मेन जो लीडिंग बोर्ड है उसमें संजय कुमार रजक को आप देखिए 98% का वोपिंग रिटर्न, बहुत ही शानदार कमाई अब तक कर चुके हैं। अनिल कुमार भी 46% के साथ दूसरे स्थान पे बने हुए हैं। महिलाओं के ट्रेडिंग बोर्ड में देखते हैं वहां किसने बाजी मारी और कौन सबसे ज्यादा अब तक कमाई है। सविता को देखिए आप 43% की कमाई, जयश्री 29% और रूपा 17%। इस बाजार में भी लोग इतनी जबरदस्त कमाई करके देख रहे हैं, लेकिन कमाई के साथ ही मूवर्धन शेखर सैनी ऊपर पायदान बदलते हैं। संतोष को देखिए 2712वीं रैंक थी, जो 23% इन्होंने अपना मुनाफा किया तो रैंक 14वीं हो गई। और वहीं पे जयश्री जो थी 2688वीं रैंक में थी, 29% का मुनाफा इन्होंने किया और 9वीं रैंक पे पहुंच गई। तो रैंक भी बहुत तेजी से बदल रही है। विमेंस में देखते हैं वहां किस तरीके की रैंकिंग हो रही, कौन ऊपर और कौन नीचे जा रहा है। जयश्री देखिए 731 से दूसरे पायदान पे पहुंच गई, बहुत जबरदस्त उछाल है, 29% का गेन है। पहली पोजीशन पे सविता पहुंची हैं जिन्होंने 715 से अपनी रैंक नंबर 1 कर ली है। तो ये इस खेल का कमाल है कि कमाई के साथ आपकी रैंक ऊपर जाती है। लेकिन ये आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे ट्रेडिंग हो रही है। ये हॉट स्टॉक्स हैं, ये 4 स्टॉक्स हैं, एसआर ऑयल, आईडीबीआई बैंक, ल्यूपिन और एसकेएस माइक्रोफाइनेंस। ये 4 स्टॉक्स हैं जहां सबसे ज्यादा आईटीएल के ट्रेडर्स
ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 4 जो हॉट स्टॉक्स हैं यहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। मौके का फायदा आप भी उठाइए और जबरदस्त कमाई करिए इस ट्रेडिंग बोर्ड के साथ जुड़ के, ITL के साथ जुड़ के। ITL के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। ITL में बड़े से बड़े ट्रेड पर आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। ये कोई वर्चुअल मनी का खेल नहीं है, यहाँ असली पैसे से हो रही है कमाई, मार्केट के इन खतरों के खिलाड़ियों की तरह। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। आज हमारी नजर है दिल्ली पर। शहरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं दिल्ली के 2 खास मार्केट एक्सपर्ट, आके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल और इनॉफ वेंचर्स के MD और CEO विजय चोपड़ा जी, जो देंगे आपके तमाम सवालों का जवाब। सीधा रुक करते हैं आप ही के सवालों का। मेरे साथ सुचित्रा है अपने सवाल के साथ। नमस्ते सुचित्रा, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैंने SBI लिया था 226 रुपीज में। मार्केट का सिनेरियो देखे कि मुझे अभी उसको होल्ड करना चाहिए, फिर क्या उसका मतलब है फ्यूचर में? ओके, तो सुचित्रा समझना चाहती हैं कि SBI में क्या करें। तो विजय सर, SBI आपको कैसा लगता है? PSU बैंक सबसे बड़ा बैंक है देश का। सुचित्रा को क्या सलाह देंगे? मैं कहूंगा कि इसको होल्ड करिए। स्टॉक ने लोअर लेवल से काफी अच्छा रेजिलियंस दिखाया है और मुझे लगता है कि जिस तरीके के इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेना चाहती है बैंकिंग सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए, हमारे जो RBI गवर्नर हैं राजन साहब, वो भी काफी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से जो बैड लोन्स हैं, जो बैंकों की किताबें हैं, बुक्स हैं, उनको किस तरीके से ठीक किया जाए। काफी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ काफी मेहनत की जा रही है ताकि कुछ वैल्यू लाई जा सके उन बैड लोन्स और बैड एसेट्स के अगेंस्ट, और बैंक्स के बुक्स को हेल्दी बनाया जा सके। प्लस काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बहुत जल्द एक कैपिटल इन्फ्यूजन भी होगा सरकारी बैंकों में। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये SBI के लिए बहुत बेहतर होगा और इस स्टॉक में आप बने रहें और मुझे लगता है कि 300 के पार बहुत जल्दी दिखेगा आपको। तो निश्चित रूप से इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने बहुत अच्छे लेवल्स पे एंट्री करी है, तो स्टे इन्वेस्टेड। बिल्कुल, सुचित्रा ने 226 के भाव पर खरीदा था और यहाँ विजय जी सलाह दे रहे हैं कि 300 तक का टारगेट आप देख सकती हैं, तो इंतजार करें होल्ड SBI पर। राजेंद्र गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नमस्ते राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। आज सौदा आपका खास दिल्ली स्पेशल है और दिल्ली वाले जुड़ रहे हैं, तो बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरा फोन मत काटना प्लीज। जी पूछिए अपना। मेरा फोन मत काटना प्लीज। नहीं, फोन मैं नहीं काट रही हूँ, आप टीवी का वॉल्यूम धीरे कीजिए और अपने स्टॉक्स के बारे में बताइए। टीवी के मेरा ऑफ है मैडम। अच्छा चलिए, स्टॉक्स बताइए सर प्लीज। एक तो IDBI था मेरे पास 78 में 300 शेयर, कल मैंने बेच दिए। अच्छा, 66 में। अब इसमें दोबारा एंट्री करूंगा, कल मैंने लॉस में बेचे हैं। बिल्कुल, आपने 78 में खरीदारी की थी और आपने इसे बेचा होगा कल के भाव पे। आज तो 68 रुपए पर है। 66 में। अच्छा, कई बार आपके एक्सपर्ट ये कहते थे इससे निकल जाओ, इसमें कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो आप इससे निकल गए और आप फिर से एंट्री करना चाहते हैं या कुछ दूसरे स्टॉक्स आपको बताए जाएं, ये भी समझाइए मुझे। बता दीजिए इसी में कोई दम होगी कि मतलब NCC 85 में 400 शेयर। ओके, NCC का भी स्टॉक आप होल्ड करते हैं, लेकिन IDBI से आप एग्जिट कर चुके हैं। चलिए राजेंद्र जी, IDFC है 100 शेयर है 130 रुपए में, क्या करें इसको, अभी रखें या क्या करें? 100 शेयर 130 रुपए में। चलिए, आपका सवाल रखते हैं राकेश जी के सामने। राकेश साहब, आपने सुना IDBI ये 66 रुपए पे इन्होंने एग्जिट किया है नुकसान में, क्या फिर से एंट्री करें या कुछ नए आप बताएंगे इनको नए स्टॉक्स के बारे में? NCC 400 स्टॉक है 85 रुपए में, IDFC के 100 स्टॉक है 130 रुपए में, क्या करना चाहिए?
प्रियंका, पहले बात आईडीबीआई की करते हैं। इन्होंने नुकसान पे बेचा है और दोबारा से री एंट्री करना चाह रहे हैं, तो री एंट्री की सलाह नहीं दूंगा आईडीबीआई के अंदर। अगर दोबारा से बैंकिंग में खरीदना है, पीएसयू बैंकिंग के अंदर, तो मेरा ऐसा मानना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छे विकल्प हैं एज कम्पेयर टू आईडीबीआई। साल 1.5 साल का नजरिया बनाए, पीएसयू बैंकिंग में ही निवेश करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा में पोजीशन लेनी चाहिए। एक जो आपके पास आईडीएफसी पड़े हैं, मेरा ऐसा मानना है उसमें मुनाफा वसूली करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आगे चल के इसमें एक डीमर्जर देखने को मिलेगा और अक्सर हमने देखा है जब भी डीमर्जर होता है तो शेयर होल्डर के लिए एक वैल्यू क्रिएट होती है। कई बार वो वैल्यू क्रिएशन एक इमीडिएट होता है, कई बार वैल्यू क्रिएशन में 1.5 से 2 साल का समय रखता है। तो लंबी अवधि का नजरिया बना के मैं आपको राय दूंगा आईडीएफसी को होल्ड करें। और एनसीसी में आपकी जो खरीद है 85 की, वो थोड़ी ऊपरी स्तरों की खरीद है, स्टॉक एकदम बढ़िया है। मैं राय दूंगा पोजीशन को होल्ड करें। अगर किसी कारण से स्टॉक 60 रुपीज के अराउंड दोबारा आता है और आपके पास अगर निवेश लायक पूंजी है, आप एवरेजिंग कर सकते हैं निचले स्तरों पे अराउंड 60, तो एवरेजिंग की सलाह दूंगा। और अगर आप साल से 1.5 साल का नजरिया बनाते हैं तो 100+ के लेवल्स एनसीसी में देखने को मिल सकते हैं। राइट, और अब वंदना जी मेरे साथ जुड़ गई अपने सवाल के साथ। वंदना, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैंने पीएनबी शेयर 140 रुपए में 100 शेयर खरीदे हुए हैं। क्या मैं निकल जाऊं या अभी होल्ड करूं? पीएनबी, तो पीएसयू बैंक के बारे में दिल्ली वाले काफी जानना चाह रहे हैं। मुझे लगता है विजय जी, बैंक इन दिल्ली वालों की चुनिंदा लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। पीएनबी पर क्या सलाह देंगे और आपको लगता है बैंक में ज्यादा रुचि है दिल्ली वालों में? शायद ऐसा कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन से सेगमेंट में ज्यादा रुचि है, मगर हाँ, जिस तरीके से सवाल आ रहे हैं उससे तो लगता है फिलहाल की बैंकों में ज्यादा निवेश है। अगर आप पीएनबी की बात करें, ओवरऑल अगर एसेट क्वालिटी में अगर सारे बैंकों का कंपैरिजन करें, मुझे लगता है पीएनबी की एसेट क्वालिटी काफी वीक है। ग्रॉस एनपीएस करीब 6.5% के थे, करीब जो इनके नेट एनपीएस है करीब 4% के करीब थे। तो इन सब चीजों के चलते मुझे लगता है कि अगर ये एसबीआई में स्विच कर जाएं, क्योंकि इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अभी उसी भाव पे स्टॉक ट्रेड कर रहा, थोड़ी सी रैली मिलती है, 1 आध रुपए ऊपर ये बेचकर एसबीआई में शिफ्ट कर जाएं या एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर जाएं तो एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी, या आईसीआईसीआई बैंक भी एक बुरा ऑप्शन नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि पीएनबी से बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं बैंकिंग स्पेस में ही, तो वहां पर आप निवेश करें तो ज्यादा आपको मुनाफा होगा। और अपने पिक्स भी बता दिए हैं विजय जी ने, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये 2 बैंक हैं, और एसबीआई के बारे में भी कह रहे हैं, इन पर आप जरूर नजर डालें। वंदना, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका दिल्ली स्पेशल। हमारे दिल्ली के दर्शक जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पूछ रहे हैं अपने सवाल। अरुण गुप्ता जी हैं मेरे साथ। नमस्ते अरुण जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैंने आईटीसी के 314 रुपए पर 100 शेयर खरीद रखे हैं। मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए मुझे निकलना बनता है या होल्ड करना बनता है? ओके, सो आईटीसी में क्या कर रहे हैं अरुण जी? चार्ट पे कैसा दिखता है? राकेश सर, आपको आईटीसी बिग बॉय है अपने स्पेस का, कैसा लग रहा है? चार्ट पर स्ट्रेंथ है? प्रियंका, जैसे अभी आपने मेंशन करा, एक बिग बॉय है, 314-15 के अराउंड इन्होंने लिया हुआ है। ज्यादा महंगी खरीद नहीं है, नीचे में 290 से लेकर 300 एक अच्छा सपोर्ट है। और ऐसा नहीं है कि जो इसका टोबैको के चल के इसमें एक अंडर परफॉर्मेंस देखी थी, मुझे लगता है वो खत्म होगी और स्टॉक एक बेस बना रहा है 300 के अराउंड, और एक रैली मेरे को लगता है कंजर्वेटिव बेसिस पे देखें तो 370 के प्राइजेस 6 to 8 मंथ्स में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, सो आईटीसी को होल्ड कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। और अब राहुल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल नमस्ते, बताइए कौन से शेयर में आपका इंटरेस्ट है? क्या कौन सा शेयर है आपके पास या कुछ नया खरीदना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग, मैं मदरसुमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अभी करंट प्राइस पे, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसका वैल्यूएशन और इसकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे मैं जानना चाहता हूँ। और ये बहुत अच्छा सवाल किया राहुल आपने। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आप बिल्कुल वही पूछ रहे हैं जो आपको जानना चाहिए। क्यों विजय सर? राहुल जी को क्या सलाह देंगे मदरसन सुमी में? साथ में मदरसन सुमी से 2 खबरें कल हमने देखा, फोक्सवैगन ने जिस तरह से रिकॉल की, उसका असर पड़ेगा इस कंपनी पर। दूसरा, सिंगल वेंडर कॉन्सेंट्रेशन की बात अगर मारुति कर रहा है तो मदरसन सुमी उन्हें बहुत सारा सामान सप्लाई करता है। इन 2 खबरों का असर कैसा पड़ता हुआ दिखेगा? और राहुल जो जानना चाहते हैं वैल्यूएशन इसकी। देखिए, ऑटो एंसिलरी स्पेस में नो डाउट दिग्गज है मदरसन सुमी,
और जो फोक्सवैगन की वजह से हमने क्रैक देखा, करीब $17 बिलियन का फाइन लगा है जो कि यूएस गवर्नमेंट ने लगाया है फोक्सवैगन के लिए, वो फोक्सवैगन के ऊपर, मुझे लगता है थोड़ा सा और इसमें करेक्शन बाकी है। प्रॉबेबली ये करीब 230-35 के लगभग एक बार आ सकता है, तो वहां पर आप एंट्री बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नाउ दिस कंपनी इज वेरी मच डिफरेंट देन एमटेक ऑटो। अभी हमने रिसेंटली एक ऑटो एंसिलरी स्पेस में बहुत बड़ा डैमेज देखा है, एमटेक ऑटो, कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज, वहां पर काफी समस्या थी डेट को लेके। हालांकि डेट है मदरसन सुमी पे, मगर इसका जो बिजनेस है काफी डाइवर्सिफाइड भी है। दे आर स्प्रेड आउट अक्रॉस द वर्ल्ड, और यूरोप में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में काफी इनकी प्रेजेंस है, जिसके चलते हुए थोड़ा सा डीरिस्क बिजनेस है। ऐसा नहीं है केवल वो मारुति के ऊपर डिपेंडेंट है, बट जो भी ऑटो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, चाहे वो BMW हो, चाहे वो फोक्सवैगन हो, चाहे वो फिएट हो, इनके क्लाइंट्स हैं। मगर नो डाउट बड़ी खबर है सिंगल वेंडर कंसिडरेशन की भी, प्लस फोक्सवैगन की भी, तो थोड़ा स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला, बट आई थिंक ये करेक्शन कहीं ना कहीं 230 के आसपास थमना चाहिए। ओके, और फंडामेंटली आपको मदरसन सुमी कैसे दिखती है सर? इन सब चिंताओं को अगर दरकिनार करते हैं तो वैल्यूएशन की बात पूछ रहे थे राहुल, आपको मदरसन सुमी कहाँ खड़ी हुई दिखती है इन सब में? प्रियंका जी, मैंने वही बोला कि मुझे लगता है थोड़ा सा और करेक्शन बाकी है स्टॉक में, तो प्रोबेबली अगर ये 230 के भाव के आसपास आता है तो संभवतः वहां पे एक एंट्री बन सकती है विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। नो डाउट थोड़ी सी वैल्यूएशन जरूर बढ़ गई थी ऑटो और ऑटो रिलेटेड स्टॉक्स की, और अब हमने देखा है एक मेजर करेक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि ये हेल्दी हो जाते हैं स्टॉक्स करेक्शन के पश्चात, तो थोड़ा सा और इंतजार करिए, मेरी यही सलाह होगी। ओके, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और फिर एंटर कीजिए मदरसन सुमी में। राहुल जौहरी जी का सवाल सुनते हैं आप। मेरे पास एनटीपीसी के 10,000 शेयर हैं 127 रुपए के रेट से, मैं उसे होल्ड करूं या फिर सेल आउट कर दूं? ओके, सो 127 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है, इनकी खरीद के भाव से थोड़ा सा नीचे आ गया है एनटीपीसी यहाँ पर जरूर। राकेश सर, क्या सलाह देंगे एनटीपीसी में? देखिए प्रियंका, एनटीपीसी एक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। जैसे किसी टाइम पर लोग लीवर जैसे स्टॉक्स को यूज करते थे पैसा पार्क करने के लिए, आज की डेट में एनटीपीसी, पावर ग्रिड उस श्रेणी में आते हैं स्टॉक्स। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो पोजीशन को होल्ड करें, अगर 2 साल के करीब का नजरिया है तो पोजीशन को होल्ड करें। ऊपर में 160 प्लस के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं, बट अगर नजरिया शॉर्ट टर्म है तो मैं राय दूंगा एनटीपीसी से निकलना चाहिए। और अगर इस पैसे को ये आईटी के अंदर इन्फोसिस या विप्रो में लगाते हैं, या बैंकिंग के अंदर एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक में लगाते हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एज कंपेयर टू एनटीपीसी एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। अगर मैं इनकी जगह होता तो एनटीपीसी से पैसा निकाल के आईटी और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में डालता मैं। और इसी नोट पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन हमारे दर्शकों के कई सवाल अभी बाकी हैं जिसका जवाब देंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट, बताएंगे कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं इस बाजार में। वापस आइए। स्वागत है आपका। मैं आज हमारा फोकस है दिल्ली और दिल्ली वालों के निवेश पर, और दिल्ली के ही दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछ रहे अपने स्टॉक्स पर सवाल। बबीता जी मेरे साथ हैं। बबीता जी बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरा सवाल ये है कि मैंने ओएनजीसी के 500 शेयर 239 रुपए में बाय किए हैं, क्या मुझे इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या निकल जाना चाहिए? ओके, तो प्रॉफिट बहुत बड़ा तो नहीं हो रहा है, 239 इनकी खरीद का भाव रहा है, लेकिन राकेश जी आप सलाह देना चाहेंगे ओएनजीसी कैसा दिखता है आपको? क्या ये वक्त होगा कि ये जो भी मुनाफा इन्हें हो रहा है 500 शेयर्स में निकल लें उसे लेकर? नहीं प्रियंका, मैं राय नहीं दूंगा मुनाफा वसूली की। इनफैक्ट जिस स्तरों पे ओएनजीसी चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबी अवधि का नजरिया, 1 साल का नजरिया बना के इस स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। नीचे में 225 एक बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट है, वहां पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। अगर हम कंजर्वेटिव बेसिस पे भी देखें तो मुझे लगता है कि जो अगर पुल बैक रैली भी माने तो पुल बैक रैली स्टॉक को 270 280 तक ले जा सकती है। अगर जल्दबाजी भी करनी हो तो मेरा ऐसा मानना है 270 से 280 के प्राइसेस का ऊपर में इंतजार करना चाहिए, उन स्तरों के अराउंड मुनाफा वसूली करनी चाहिए। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए बबीता जी, मुनाफा और बढ़ेगा आपका। आदित्य है मेरे साथ दिल्ली से। आदित्य बताइए कौन सा शेयर है आपके पास, क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से? हेलो जी आदित्य नमस्ते। सौदा आपका आज है दिल्ली स्पेशल और आप दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मैंने यूफ्लेक्स के 181 पे 100 शेयर ले रखे हैं और इमामी के 1093 पे 10 शेयर ले रखे हैं। यूफ्लेक्स जो मैंने लॉन्ग टर्म पे ले रखे हैं, तो मुझे कब तक मुझे होल्ड करना चाहिए 200 के रेट पे आने के लिए?
ओके, तो 200 के स्तर का आप इंतजार करना चाहते हैं। इमामी के भी 1093 में इन्होंने 10 स्टॉक लिए हुए हैं। विजय सर, यूफ्लेक्स और इमामी एक एक करके बताइए क्या सलाह होगी यहाँ आदित्य के लिए? दोनों ही स्टॉक्स होल्ड किए जा सकते हैं। अगर आप यूफ्लेक्स को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी दिख रही है और इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे पोस्ट किए हैं इन्होंने। नो डाउट जब मार्केट में करेक्शन हुआ उसके चलते स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिला और मुझे लगता है कि जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड करा करीब 7 की पीई है अभी इस स्टॉक की, मुझे लगता है कि 200 के स्तर के पार निश्चित रूप से हो सकता है। बहुत थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है कि 6 महीने 8 महीने में ये वापस वहां पे जा पाए। दूसरा जो इमामी की बात करिए, अगेन वेरी स्ट्रांग कंपनी, स्ट्रांग ब्रांड, स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कंजम्पशन स्टोरी। तो ऐसी कंपनीज में मैं जनरली काफी सेफ महसूस करता हूं और रिकमेंड भी करता हूं कि इन स्टॉक्स में आप बने रह सकते हैं विद अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों स्टॉक्स में आप बने रहिए। और इमामी को भी मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा समय दिया जाए तो 1200 का स्तर इसमें जरूर देखा जा सकता है। ओके, सो आदित्य जी को क्लियरली पसंद आ रहे हैं आपकी आदित्य की जो चॉइसेस हैं वो विजय को पसंद आ रही हैं। कौशिक है मेरे साथ। नमस्ते कौशिक, पूछिए अपना सवाल। मैंने एनएमडीसी के 100 शेयर खरीदे हैं 104 पे। क्या मार्केट कंडीशन के हिसाब से मुझे रुकना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? ओके, एनएमडीसी में क्या करना चाहिए? 104 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की, 103 के आसपास एनएमडीसी है। विजय सर, मौजूदा मार्केट कंडीशन को देखते हुए एनएमडीसी पर क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, थोड़ा टाइम लग सकता है। जो भी मिनरल और मेटल से रिलेटेड कंपनीज हैं वहां पर, क्योंकि एक ग्लोबल ग्लट देख रहे हैं हम लोग कमोडिटीज में, जो चाइना में, ब्राजील में हुआ है, their indexes have corrected quite a bit और जो ओवरऑल डिमांड थी कमोडिटीज की वो कम हो गई है। इवन डोमेस्टिकली भी मुझे लगता है कि अभी डिमांड उस तरीके से प्रोपेल नहीं हो रही जैसे हम सब अंदाजा लगा रहे थे। तो थोड़ा समय लग सकता है। एनएमडीसी हालांकि स्ट्रांग कंपनी है, स्ट्रांग स्टॉक है, मगर इसमें आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अदरवाइज कई बार मार्केट्स की करेक्शन जो होती हैं वो आपको अपॉर्चुनिटीज देती हैं अपना पैसा रिकवर करने की। तो एनएमडीसी बेच के आप हो सकता है किसी बैंकिंग शेयर में या किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जा सकते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अच्छी कंपनी है। पेंट्स साइड पे आप जा सकते हैं, एशियन पेंट्स है, लुइस बर्जर है, इन कंपनीज में आप निवेश कर सकते हैं। फेस्टिव सीजन को देखते हुए मारुति में भी आप निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 5000 का स्तर भी मारुति में देखा जा पाएगा। तो इन कंपनीज में आप निवेश करेंगे तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी, रादर देन बीइंग इन सेक्टर जो कि फिलहाल मुझे लगता है कुछ समय तक ड्रैग करेगा, पेन से गुजर रहा है अभी, और हो सकता है ये आपको थोड़ा सा आपको रिटर्न देने में देरी लगा सकता है। तो कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पर विजय ने दिए। लेकिन एक नजर यहाँ पर बाजारों पर डाल लेते हैं। सेंसेक्स में हम 68 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। निफ्टी में भी 17 अंक की बढ़त है। मिड कैप स्पेस जोरदार बढ़त के साथ 61 अंकों की ऊंचाई पर है मिड कैप। और बैंक निफ्टी जिसे हम स्लिप कर रहे थे लाल निशान को, लेकिन अब वापस हरे निशान के दायरे में लौटते हुए 12 अंकों की बढ़त यहां दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अभी हम हाजिर हो रहे हैं दिल्ली वालों के सवालों के साथ, जिसका जवाब दे रहे हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका और सीधा रुख करते हैं आप ही के सवालों का। प्रिया है मेरे साथ। नमस्ते प्रिया, बताइए कौन सा शेयर आप होल्ड करती हैं, क्या जानना चाहती हैं? मैंने एचसीएल के 325 रुपए में 100 शेयर बाय किए हैं। मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे अभी बेचनी चाहिए या फिर होल्ड करनी चाहिए? ओके, सो क्या करें एचसीएल में? राकेश जी, एचसीएल आपको चार्ट्स पर कैसे दिखती है, क्या सलाह देंगे प्रिया को? देखिए, चार्ट देखें तो एचसीएल इन्फोसिस के टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। एक पुल बैक रैली स्टॉक में आ सकती है। मेरा ऐसा मानना है उस पुल बैक रैली को यूज करना चाहिए स्टॉक से निकलने के लिए। अगर मिड कैप स्पेस में रहना है तो दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे ग्रेन्यूल्स को देखें, काफी अच्छा टेक्निकल सेटअप है, री रेटिंग की स्टोरी लगती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी अच्छा लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है एचसीएल इन्फोसिस से निकलना चाहिए। किसी भी उछाल में ग्रेन्यूल्स है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में स्विच करना चाहिए। अगला सवाल हमारे पास है अजीत कुमार जी का, जिन्होंने हमें एसएमएस के जरिए ये सवाल भेजा और जानना चाहते हैं कि अदानी एंटरप्राइजेस में क्या करना चाहिए। इनके पास है 520 शेयर, 94 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी, 11 रुपए 45 पैसे पर शेयर के नुकसान पर बैठे हुए हैं। विजय सर, अदानी एंटरप्राइजेस कैसा दिखता है आपको यहाँ पर? देखिए, स्टॉक में एक मेजर करेक्शन हुआ है। अब थोड़ा सा हम अपसाइड देख रहे हैं, करीब 82 रुपए के स्तर पे अभी ट्रेड कर रहा है।
मुझे लगता है थोड़ा सा समय लगेगा इसको वापस 100-125 के स्तर पे आने के लिए, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। मुझे थोड़ी सी चिंताएं इसके डेट को लेके जरूर हैं इस पूरे समूह पर, क्योंकि काफी कर्जा है इस समूह पर, एट द सेम टाइम बिजनेसेस भी रोबस्ट हैं, स्ट्रांग हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि आप अदानी से स्विच करके दूसरे किसी सेफर कंपनी में जा सकते हैं जो कि जिसमें कर्जा कम हो, क्योंकि हमने देखा है कि कर्जे की वजह से काफी कंपनियों में नुकसान देखने को मिला है। दूसरा है कि अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टेड रहिए, मगर मैं ये कहूंगा कि जैसे ही आपका भाव आता है 100 के लगभग, आप इसमें बाहर आके किसी और कंपनी में भी निवेश कर सकते हैं। राकेश, चार्ट पर अदानी आपको कैसा दिखता है? किस तरह की आप इसमें आप क्या पोजीशन लेने की सलाह देंगे? प्रियंका, अगर चार्ट्स पे देखें तो स्ट्रक्चर प्रॉमिसिंग नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव चीज ये है कि नीचे में 70 रुपीज एक अच्छा सपोर्ट है और इन्होंने वो प्राइसेस देखे हैं। बट अगर इसी समूह में कहीं रहना है तो अदानी पोर्ट एक अच्छा विकल्प लगता है और मुझे लगता है एक अच्छा इजाफा उसमें देखने को मिलेगा। अगर मैं इनकी जगह होता तो अदानी इंटरप्राइजेस से किसी भी रैली में निकलता, और अगर इसी समूह में रहना है तो अदानी पोर्ट में स्विच करना चाहिए। और अब मेरे साथ हैं अमन अपने सवाल के साथ। अमन, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैंने 150 शेयर खरीदे थे कोल इंडिया के 350 के प्राइस पर, क्या मैं उसको रखूं या बेच दूं? कोल इंडिया में क्या करना चाहिए किसी को? 150 शेयर हैं इनके पास। विजय जी, कोल इंडिया आपको कैसे दिखती है? इनकी खरीद का भाव 350 रहा है। देखिए, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, करीब 340 के स्तर पे तो ये ट्रेड कर ही रहा है और स्ट्रांग कंपनी है, बुक्स पे बहुत जबरदस्त कैश पड़ा हुआ है। तो जब भी इस तरीके के कंपनीज में देखता हूं जहां पर लिक्विडिटी अच्छी होती है और जिसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होते हैं, भारत को पावर की आवश्यकता है और कोयला जो है किसी भी तरीके से देखें, वी आर नेट इंपोर्टर्स इन कोल, हमको काफी सारा कोकिंग कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसके चलते मुझे लगता है कोल इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे भाव पे इस समय खड़ा हुआ है और आई थिंक यहाँ पे कंसोलिडेट करके इट कैन स्ट्रेट अवे शूट अप टू 425, 450। तो निश्चित रूप से आप बने रहिए, बहुत स्ट्रांग कंपनी है, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, जो डैमेज होना था काफी हद तक हो चुका। ओके, तो आप 425 से 450 का टारगेट यहाँ देख रहे हैं। तो एट दिस पॉइंट राकेश सर, आप चार्ट पर कैसी गतिविधि देख रहे हैं कोल इंडिया के? प्रियंका, काफी प्रॉमिसिंग चार्ट स्ट्रक्चर है, हालांकि ऊपर से करेक्शन देखने को मिली है, बट नीचे में 330, 335 एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया। और मेरा ऐसा मानना है किसी का अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ये बेहतरीन स्तर है खरीदने के लिए। इन स्तरों पर टेक्निकली भी एक अच्छा सपोर्ट है और लगता नहीं है कि स्टॉक ज्यादा गिरेगा। दूसरा, डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी आती है इन स्तरों पे खरीदते हैं, तो मेरी समझ से होल्ड करना चाहिए। और कोई नया निवेश करना चाहता है निवेशक तो इन स्तरों पे नया निवेश भी किया जा सकता है। तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट बिल्कुल सहमत है, एक ही राय रखते हैं कोल इंडिया में, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। आर.के. गुप्ता जी का सवाल शामिल करते हैं जो जानना चाहते हैं एवरेडी के बारे में कि क्या करना चाहिए इन्हें। इसमें 250 शेयर हैं इनके पास, 218 की खरीद का पॉइंट रहा है। अब इसमें क्या हो इनका अगला कदम? राकेश जी, क्या सलाह देंगे एवरेडी में? प्रियंका, काफी बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है स्टॉक और ऊपरी स्तरों से करेक्शन जरूर देखने को मिली है, बट नीचे में देखें तो 250, 255 एक अच्छा बेस है। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जो इसके अभी रिसेंट हाइस थे 367, 370 के, उन्हें वापस से टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है, बट समय देना पड़ेगा लगभग 1 साल का। ओके, तो इन 1 साल का समय एवरेडी में देना होगा, लेकिन अभी कई सवाल बाकी हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक लेकर अभी वापस आ रहे हैं। अब हमारे साथ राकेश बंसल और विजय चोपड़ा बने हुए हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। दिल्ली पर आज है हमारी नजर। जुड़ रहे हमारे दिल्ली के दर्शक, पूछ रहे हैं अपने सवाल। मेरे साथ आशीष हैं फोन लाइन पर। नमस्ते आशीष, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास, क्या जानना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? नमस्कार मैडम, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी सिटिंग इन द स्टूडियो। मैडम, मेरे पास अशोक लेलैंड, सभी को हमारी तरफ से भी गुड मॉर्निंग सर। और बताइए, अशोक लेलैंड आप पूछ रहे हैं? हाँ, 5000 शेयर्स है मेरे पास ऑलरेडी एट द रेट ऑफ 62। ओके, तो मैं कहता हूँ इसको होल्ड करूँ या बेच दूँ मुझे? हाँ सर, आपको मुनाफा बहुत अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट बुक करने का मन हो रहा है क्या? 29 नहीं मैडम, एक्चुअली मेरा जो रिसर्च है ना मैडम, आपका रिसर्च तो बहुत बढ़िया ही है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद योर रिसर्च, बट मेरा जो लेवल है 500 लेवल्स ऑल लेवल्स ऑफ अशोक लेलैंड। तो कैन आई स्टे फॉर 10 years फॉर दैट?
10 साल तक रुक सकते हैं कि नहीं? चलिए पूछते हैं विजय से, 10 साल तक के लिए अशोक लेलैंड, वैसे देखिए अच्छा मुनाफा अभी भी हो रहा है, क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए इन्हें? देखिए, अशोक लेलैंड जिस तरह से पैन आउट हुआ है एज अ स्टॉक, एज अ कंपनी, और जो नंबर्स भी पोस्ट किए हैं कंपनी ने, दे हैव बीन फैबुलस. कांट कमेंट अबाउट 10 years एंड 500 रुपीज टारगेट, बट मुझे लगता है कि निश्चित रूप से 120-130 का स्तर तो इसमें दिखेगा, अगर थोड़ा सा भी कोई लंबे समय तक इसमें बने रहे. क्योंकि अगर आप ओवरऑल जो सीवी सेगमेंट में देखें तो नो डाउट अशोक लेलैंड इज सरपासिंग टाटा मोटर्स समवेयर, और नो डाउट जिस तरीके से कंपनी ने बिहेव किया है, नंबर्स पोस्ट किए हैं, और जो स्टॉक भी जिस तरह की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मुझे लगता है काफी संभव है कि ये 120-130 का स्तर टच करे, तो वहां पर ये कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. और मैं ये कहूंगा, ऐसा नहीं है कि कोई ये कंपनी 10 साल बाद कहीं चले जाने वाली है, बट 10 साल बाद क्या बिजनेस मॉडल्स होंगे, क्या चीजें होंगी, इस समय कहना बहुत कठिन है. हो सकता है कि अशोक लेलैंड के एक्सपोर्ट मार्केट्स बहुत ज्यादा खुल जाएं, प्रॉबेबल है कि ये काफी कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस कर रहा हो, तो 500 का स्तर भी देखने को मिले, क्वाइट पॉसिबल. बट अगेन विद द शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, द स्टॉक लुक्स गुड. ओके, लेकिन राकेश जी आप बताइए, 29.85 रुपए और 5000 स्टॉक, ऐसा मुनाफा हो रहा है तो मन तो कर रहा होगा कि प्रॉफिट बुक कराएं. आपको क्या लगता है, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए? टाइम फ्रेम तो लंबा है इनका. नहीं प्रियंका, मैं भी विजय जी की प्राइस से सहमत हूं. जैसे ये 120-130 के प्राइसेस कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होकर कहना चाहूंगा, 1.5 साल में मुझे लगता है 150 प्लस के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं. काफी नीचे की खरीद है. अगर आप देखें तो जो निफ्टी की जर्नी 8300 से 7700 तक की नीचे में आई, उसमें अशोक लेलैंड में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली. निचले स्तरों पे एक अच्छा बेस है. मेरे को लगता है आने वाले समय में ऑटो स्पेस में जैसे मारुति एक आउट परफॉर्म कर रहा है, अशोक लेलैंड भी एक मेजर आउट परफॉर्मर बनेगा. जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, 1 से 1.5 साल का नजरिया बनाना चाहिए. 150 के प्राइजेस मिले उस समय रिव्यू करना चाहिए. अगर मैं इनकी जगह होता तो 150 रुपए के प्राइजेस 1 से 1.5 साल में जब मिलते तो मैं वहां पे मुनाफा वसूली करता. ओके, तो बने रहिए अशोक लेलैंड में और रिव्यू कीजिए अपने पोजीशन को, ये जरूर कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट. अर्जुन है मेरे साथ अपने सवाल के साथ. अर्जुन पूछिए अपना सवाल. मैंने अभी न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है. मैंने L&T के 1600 रुपए पर 200 शेयर बाई किए हैं, और अभी थोड़ा नीचे आ गया है, तो मैं क्या करना चाहिए इसमें? जी, तो 1544 का भाव देखकर L&T को लेकर अर्जुन थोड़े से परेशान हो गए हैं. राकेश जी, L&T 1544 के भाव पर 1600 रुपए उन्होंने खरीदा था, क्या करने की सलाह देंगे? प्रियंका, डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए. जिन स्तरों पे L&T अभी चल रहा है, मुझे लगता है निवेश के लिए काफी अच्छे स्तर हैं. नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है. अगर हम साल से 1.5 साल का नजरिया बनाएं तो स्टॉक में मुझे लगता है 2100-2200 के स्तर इजीली देखने को मिल सकते हैं. पोजीशन को होल्ड करना चाहिए. अगर कोई निवेशक लंबी अवधि का नजरिया बना के इन स्तरों पे बाइंग करना चाहता है तो एक बेहतरीन स्तर है. नया निवेश भी इन स्तरों पे किया जा सकता है. और संदीप है अब मेरे साथ फोन लाइन पर. नमस्ते संदीप जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैम, मेरे पास टाटा मोटर्स के 200 शेयर हैं 346.75 पे, और लास्ट जब वो ऊपर था तब मैंने लिया था. अभी 330 के लेवल्स पे चल रहा है और एक बाउंड रेंज में घूम रहा है 328, 334. तो मुझे क्या करना चाहिए? और मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे मंथली 220,000 का इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं किन शेयरों में कर सकता हूँ? क्या अमाउंट बताइए आपने संदीप? 20,000? अगर मुझे, हाँ जी, मंथली अब 20,000, और शेयर बाजार में ही करना चाहते हैं? हाँ जी. ओके, तो और टाटा मोटर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था संदीप, ये भी क्लियर कर दीजिए, या लंबे समय तक रुक सकते हैं आप इसमें? मैम, मैंने लंबे समय के लिए लिया है. 6 to 1 year का मेरा प्रोस्पेक्ट है. ओके, चलिए विजय सर, टाटा मोटर्स में एक तो पहले सलाह दीजिए, उसके बाद इनका बहुत इंटरेस्टिंग अगला सवाल था कि 20,000 हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आप खुद कह रहे थे कि कैपिटल मार्केट में आप इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय का नजरिया रखिए. तो उस हमारी बातचीत में तो संदीप फिट बैठ रहे हैं. सलाह दीजिए इनको स्टॉक्स पर और टाटा मोटर्स पर. टाटा मोटर्स प्राइमरली जो क्रैक देखने को मिला है वो इसलिए भी है कि एक तो उनकी डोमेस्टिक सेल्स कोई बहुत ज्यादा उठ नहीं रही हैं. दूसरा, जो चाइना में क्रैक हुआ, इनका जो JLR का सेल्स था वो काफी कुछ चाइना पे डिपेंडेंट था, और चाइना में अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वहां पर थोड़ा सा डिमांड गलत लगता है. तो उसे लगता है, तो इसके चलते मुझे लगता है थोड़े समय तक ये स्टॉक ड्रैग कर सकता है और पॉसिबली इन्हीं लेवल्स के आसपास रह सकता है. मगर अगर चाइना में डिमांड थोड़ी बढ़ती है, यूरोप में थोड़ी डिमांड बढ़ती है, तो पॉसिबली ये दोबारा से 380-400 का स्तर
टच कर सकता है, मगर उसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर इनका भाव आता है, मैं ये भी कहता हूं कि अगर ये अशोक लेलैंड में या मारुति में स्विच करें तो वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी होगी टू मेक बेटर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो भी संभव है कि अगर आप इसमें शिफ्ट करके दूसरे स्टॉक में चले जाएं जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि हर महीने 20,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मैं कहता हूं कि आप कंजम्पशन स्टोरीज पकड़ें, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम 5 से 6 सेक्टर्स पकड़ लें। तो उसमें कुछ एफएमसीजी हो सकता है, कुछ फार्मा हो सकता है, कुछ आईटी हो सकता है। तो जो भी इन सेक्टर्स के दिग्गज स्टॉक हैं, आईटी में यदि आप निवेश करें तो टीसीएस अच्छा ऑप्शन है वहां पर। कुछ 2 पिक्स आप बता सकते हैं पॉइंटेड यहाँ पर संदीप को, जिससे संदीप ही नहीं बाकी दिल्ली वाले जो हमारा शो देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करना चाहते हैं, 2 पिक आपके। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स मुझे अच्छा लगता है और अभी हम रिसेंटली देखा है काफी फंड एक्शन है इसमें और काफी फंड जो है इस कंपनी में स्टेक ले रहे हैं और द वैल्यूएशंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स इस लेवल पे आप ले सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई थोड़ा सा भी लंबे समय तक इसमें बने रहेगा तो 80-85 का स्तर इसमें निश्चित रूप से देखा जा सकता है। दूसरा स्टॉक है सन फार्मा एडवांस, जो कि जो रिसर्च कंपनी है सन फार्मा की। वहां पर भी हमने देखा है कि अभी रिसेंटली अभी एक खबर है कि राइट्स इशू भी आने वाला है, उसके चलते मुझे लगता है थोड़ी सी तेजी भी बन सकती है। प्लस जो वैल्यूएशन पे इस समय स्टॉक अवेलेबल है, आई थिंक दैट इट कैन रन अप टू 450 इन नॉट वेरी लॉन्ग टाइम। सो इस स्टॉक में भी आप निवेश कर सकते हैं। चलिए राकेश जी, इसी के साथ आपके भी 2 पिक्स चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। विजय जी ने लॉन्ग टर्म के 2 चुनाव बता दिए, आपके शॉर्ट टर्म के लिए। प्रियंका, शॉर्ट टर्म के लिए पहला कॉल रहेगा जीएचसीएल पर। अगर हम देखें तो मार्केट की गिरावट में जीएचसीएल ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। इनफैक्ट गिरते बाजार में इसका जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का रुझान है वो इंटैक्ट है। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो 127 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के जीएचसीएल को खरीदना चाहिए 146 के टारगेट के लिए। अगर कोई स्टॉक को 3 से 4 महीने होल्ड करता है तो मेरा ऐसा मानना है एक नया 52 वीक हाई वीक क्लियरली पॉसिबल है। दूसरा ट्रेडिंग कॉल है अपोलो टायर पर। कल के सत्र में एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा है। 183.70 के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो टायर को खरीदने की राय है 203 के लक्ष्य के लिए। एंड एज अ डिस्क्लोजर ये दोनों स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हुए हैं। चलिए, तो इसी के साथ दिल्ली का हमारा सफर यहीं थमता है। हमारे दिल्ली के दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट्स को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि वो शो में शामिल हुए और सबसे बड़ा धन्यवाद उन तमाम दर्शकों का जो जुड़ रहे थे, हमारे साथ पूछ रहे थे अपने सवाल। तो सौदा आपका में मुझे आज यही इस दिल्ली स्पेशल में इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे कमोडिटी राउंडअप।